हाय गाइस, दिस इज साहिल फ्रॉम येलो बर्ड इमिग्रेशन और आज हमारे साथ हमारे ओनर मिस्टर प्रिंस। कैसे सर आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसे आप? सर आपसे मैं भी अच्छा हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे आपसे जो पूछने हैं जी, रिलेटेड टू इमिग्रेशन क्वेरीज। जी भाई। सो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं मोस्टली जो आईटी ऑक्यूपेशन से रिलेट करते हैं या फिर उसके अलावा इंजीनियर ऑक्यूपेशन से वो आते हैं, तो उनके ना क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सी कंट्री उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, जो बेस्ट ऑप्शंस आईटी प्रोफेशनल्स की, देखिए स्टेम ऑक्यूपेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियंस और आईटी प्रोफेशनल्स, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसकी डिमांड ऑल अक्रॉस द ग्लोब है साहिल। सिर्फ एक या दो कंट्रीज नहीं है, क्योंकि यार आईटी टेक्नोलॉजिकली आप मान के चलिए कि सारी की सारी कंट्रीज जो है वो ग्रो कर रही हैं। ठीक है, मेजरली जो इंडियंस है वो प्रेफर करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वो अगर कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो एवरीवेयर देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स। जहाँ तक बात है स्टेम ऑक्यूपेशंस की, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग सारी आ जाती है, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, तो उनको ये देखना होता है कि उनका फोर्टे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं इनटू इंजीनियरिंग। कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, कोई वैसे नॉर्मल जनरल मैकेनिकल इंजीनियर है, या फिर कोई सिविल इंजीनियर है, तो उसको ये देखना चाहिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके प्रोजेक्ट्स हैं। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो ऑब्वियसली जर्मनी का बेटर ऑप्शन होता है। उसी तरह से अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना। ऑलरेडी डेवलप्ड कोई सिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल लंदन है, तो लंदन में आपको सिविल की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो रिलेटिवली कम मिलती हैं। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जगह ही बन रहा है हालांकि, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। हम लोग सजेशन दे सकते हैं क्योंकि डिमांड इज एवरीवेयर, तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गाइड यू। बट हाँ, ये बात फैक्ट है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही है कि सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ दीज प्रोफेशनल्स। या ओके, सो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि जो पीआर डायरेक्टली पीआर देती है कंट्रीज, वो कौन कौन सी हैं, उसके अलावा वर्क परमिट कौन कौन सी कंट्रीज देती है? देखिए साहिल, जो डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम, जो पीआर ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको एक तो कनाडा के अंदर और एक ऑस्ट्रेलिया। ये दो ही कंट्रीज हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शंस हैं अवेलेबल फॉर परमानेंट रेजिडेंस एंड जिसमें कि आप आगे सिटीजनशिप का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर इंडिया से बैठ करके पीआर लेकर जाना है तो आपके पास कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये दो कंट्रीज के ऑप्शन हैं। रेस्ट एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर, फॉर एग्जांपल यूएस का तो खैर कैटेगरी, मतलब वो आपको पता है कि उसमें सिलेक्शन होते हैं। हाँ, वो एक बैलेट सिस्टम के हिसाब से होता है, लकी ड्रॉ एंड ऑल। H1B आपने सुना ही होगा, आजकल काफ़ी सुर्खियों में भी है, काफ़ी लोग जानते हैं उसके बारे में। लेकिन और कोई भी और कंट्री होगी सपोज, तो वो चाहेगी कि आपके पास में दो ऑप्शन हो, या तो आप आकर के हमारे पास जॉब सर्च कर लीजिए, या फिर आपको ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा। तो दे कह रहे हैं वर्क परमिट देते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब वो आपको पीआर नहीं देते, एकदम डायरेक्टली आते ही आपको परमानेंट रेजिडेंट नहीं बना देंगे। वो कहेंगे आप हमारे पास में आओ, पहले वर्क करो, अपने आप को प्रूव करो, अगर आप करते हो तभी हम आपको आगे का ऑप्शन देंगे पीआर के। तो उसमें कई सारी कंट्रीज हैं जो पीआर के ऑप्शन तो दे ही रही हैं, जैसे दो है मैंने आपको बताया था। उसके अलावा सारी की सारी कंट्रीज मेजरली वर्क परमिट ही आपको प्रोवाइड करती हैं दो तरीके से, या तो आके सर्च कर लो या फिर आप वहाँ आपके पास ऑफर लेटर ऑलरेडी होना चाहिए। इनमें से वर्क परमिट्स के ऊपर आपको एक्सटेंशन मिल जाए, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि पीआर दे दें। अब जैसे गल्फ है फॉर एग्जांपल दुबई, तो दुबई के अंदर आप इसको आगे पीआर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, उसमें आपको एक्सटेंशन ही चाहिए होगा, क्योंकि वो लोग पीआर देते नहीं है यूजुअली। तो काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है, अगर किसी भी तरीके की कोई कंट्री स्पेसिफिक है कोई एप्लीकेंट कि यार मुझे यहाँ पे जाना है, तो वो हमसे पता कर सकता है। पता करके हम उसको बता देंगे कि आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उस कंट्री के, फ्यूचर क्या है, सेटलमेंट का लॉन्ग स्टे है या नहीं। जी। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरा आपसे ये है कि एक वर्ल्ड सिनेरियो इमिग्रेशन के पॉइंट पे आपकी तरफ से क्या रहेगा? वर्ल्ड सिनेरियो इमिग्रेशन का मतलब आप कहाँ से मैप के थ्रू समझना चाह रहे हो कि कौन सी कंट्री में क्या है अभी? हाँ, मतलब कि कौन सी कंट्री वुड बी बेटर फॉर इमिग्रेंट? ओके, स्पेशली फॉर इंडियंस। देखो, मैं हालांकि हमारे क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्री में, बहुत सारी कंट्रीज में है। लेकिन अगर आप मेरे से यही जानना चाह रहे हो वर्ल्ड सिनेरियो, तो वर्ल्ड सिनेरियो को मैं स्पेशल इंडियंस के हिसाब से बता देता हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता जा रहा है ना, स्पेशल इंडियंस के लिए। तो कनाडा के आप हाल जान चुके हैं, ठीक है, इकोनॉमी थोड़ी सी वीक है। हम इसको रेकमेंड सिर्फ उनको करते हैं जैसे कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गया या स्टेम ऑक्यूपेशंस में हो गया, जैसे मैंने बताया आईटी में हो गया, तो वही लोग अप्लाई करें, वो बेहतर है। अगर आप जनरल ऑक्यूपेशंस में आ रहे हैं तो आप अभी कनाडा को अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यूएस की कंडीशन आपको पता ही है, वहाँ पे H1B क्राइटेरियाज पे आपको लकी ड्रॉ सिस्टम है, तो वहाँ पे जाने का कुछ खास फायदा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आप स्टडी इमिग्रेशन अभी भी यूएस में लगा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप होता है, काफ़ी अच्छी एजुकेशन मानी जाती है यूएस की। कनाडा पे अभी स्टडी का लगाने का मैं सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी टूरिस्ट विजिट वीज़ा तो ऑलवेज एक्टिव रहता ही है। यूके के अंदर आप स्टडी इमिग्रेशन ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आगे जाकर के आपको पीआर में भी कन्वर्जन में काफ़ी आसानी मिल जाती है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी इकोनॉमिक भी है और रिक्वायरमेंट लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा, सब्जेक्ट्स बहुत सारे, यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो इट्स अ वेलकमिंग कंट्री। तो यूके में आप जरूर देख सकते हैं, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो यूके के अंदर। उसके अलावा टूरिस्ट विजिट वीज़ा तो होते ही हैं। तो ये हो गया यूके के लिए। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाओ, क्योंकि यूरोप, अच्छा मैं कंट्री वाइज चलते हैं हम, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, नीचे देखते हैं तो सदर्न अमेरिकन कंट्रीज जो है, जैसे ब्राज़ील वगैरह साइड हो गया, तो यहाँ पे तो आप इंडियंस को क्या है वो लैंग्वेज स्पेनिश वगैरह का इशू भी रहता है और काफ़ी फार अवे फ्रॉम इंडिया।
सो वी डोंट सजेस्ट दैट एंड वी आर नॉट डीलिंग इनटू इट, क्योंकि बहुत ही कम लोग वहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर डंकी के लिए जाते हैं लोग, क्योंकि मैक्सिको के बाहर हाँ, तो वो उन सब चीज़ों में हम करते नहीं है, तो हम सजेशन भी नहीं देते किसी को भी। कमिंग बैक टू यूरोप में यार ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज, आप जो कंट्री देख लो शेंगेन जोन के अंदर जो पड़ती हैं, वो सब में स्टडी वीज़ा का ऑप्शन आप लगा सकते हैं, और सभी इंग्लिश स्पीकिंग है, ऐसा नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग इन द सेंस कंट्री नहीं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब इंग्लिश स्पीकिंग है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी है, काफ़ी सस्ता पड़ता है साहिल, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है कंपेरेटिवली कंपेयर टू एनी अदर जैसे कनाडा देख लो या यूएस देख लो या यूके भी देख लो, उनसे काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है। तो जो लोग सस्ते में एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं वो यूरोप में ट्राई कर सकते हैं। कुछ अच्छी कंट्री जैसे कि जर्मनी हो गया, माल्टा हो गया, ठीक है, ये कंट्रीज काफ़ी वेलकमिंग है इंडियंस के लिए, और बहुत अच्छा स्कोप रहता है आगे फ्यूचर में कि आपका बहुत सारी कंट्रीज, माल्टा हो गया है ना, और भी फर्दर मोर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि यूरोप में आप स्टडी के ऑप्शंस के हिसाब से देख सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी। फीसेस भी नॉर्मल है, हाँ काफ़ी इकोनॉमिक है, कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक है, तो वो आपको बहुत ईजी पड़ता है ऑन योर पॉकेट, ठीक है, और सक्सेस रेशियो भी काफ़ी हाई है, तो आप स्टडी का ऑप्शन देख सकते हो। वर्क परमिट्स तो खैर होते ही हैं पूरे यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ऑप्शन हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के ऊपर, तो वो जैसे जैसे हमारे पास केसेस आते हैं उस हिसाब से गाइड करते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं एशिया में, तो आपने रह रहे हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। चाइना में आप जाओगे नहीं क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है। हाँ, चाइना में आप बिजनेस के हिसाब से जा सकते हैं, बिजनेस वीज़ाज काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, आपको भी पता है साहिल, हम लोग उठाते हैं केसेस चाइना के जिसके अंदर अच्छा चांस है सक्सेस रेशियो है, थोड़ा अनटिपिकल कर दिया प्रोग्राम को, लेकिन लोग जा रहे हैं, काफ़ी पैसा बनाते हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है वहाँ पे। या फिर टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि चाइना इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री बाय द वे, मैं खुद वहाँ पे अभी न्यू ईयर पे मैं वहीं पे था, ब्यूटीफुल कंट्री अनडाउटेडली। अगर आप एशिया में कहीं पे घूमने के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो चाइना नंबर 1 है, तो वी रेकमेंड चाइना। एंड रिलेशंस चाहे कैसे भी हो, लेकिन कंट्री बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में सिंगापुर पड़ता है, सिंगापुर में सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीज़ा है, या फिर आप वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जा सकते हैं। वर्क परमिट का अभी फिलहाल नहीं है, तो वी डोंट रेकमेंड एनीबडी अप्लाइंग फॉर सिंगापुर। दुबई का अच्छा ऑप्शन है, एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे गारंटीड भी होती हैं जॉब्स। हमारे टाइप्स कुछ इस तरह से हैं जो कि आपको वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं, कुछ एक ऑक्यूपेशन से पता कर सकते हैं आप, लेकिन उसके अलावा यूरोप में मेरे को लगता नहीं कि और कई कंट्री में आप लैंग्वेज, क्योंकि आप बड़ा मेजर इसमें चंक प्ले करती है, तो इंग्लिश नहीं है ज़्यादातर आपकी, फिर मैंडरीन या फिर जापानीज लैंग्वेज होगी, साउथ कोरियन जो उनकी भाषाएं हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा इंडियन जो है वो थोड़ा पीछे रहता है। फिर हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंस मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपके पास में 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, बैचलर डिग्री होल्डर है आप, आपकी एज लेस देन 44 है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, परमानेंट रेजिडेंस आपके लिए एक्टिव है। न्यूजीलैंड के साथ में थोड़ी कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स नहीं बन पाते लोगों के, इंडियंस के, उनको ऑफर लेटर चाहिए होता है, तो न्यूजीलैंड भी हम लोग अब स्टडी वीज़ा मेजरली प्ले करते हैं, या फिर किसी के पास में अगर ऑफर लेटर है तो हम परमानेंट रेजिडेंस के लिए गाइड करते हैं, बाकी टूरिस्ट विजिट तो चलता ही है। इन सभी कंट्रीज में जो मैंने आपको बताया सबके चांसेस अच्छे हैं, सक्सेस रेशियो हमारे पास में ऑल अक्रॉस ग्लोब ऑल प्रोग्राम्स का होता ही है। अफ्रीका की बात नहीं करी, अफ्रीका में यूजुअली इंडियन जाना नहीं चाहते, ठीक है, अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे गुजरात से काफ़ी क्लाइंट आपको मालूम है जो जाते हैं नाइजीरिया वगैरह एंड ऑल दैट, तो वो सिर्फ पर्पस टू पर्पस विजिट होती है, एंड वी आर नॉट, हाँ, फोकस उस पर नहीं है हमारा मेजर फोकस होता है कि लोग उसमें सेटल हो सकें। तो दिस इज द एंटायर वर्ल्ड ओवरव्यू जो मैं आपको दे सकता था। बहुत सारी प्रोग्राम्स है, बहुत सारी कंट्रीज है जिसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना भी नहीं होता साहिल, और उसमें लोग सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो वर्ल्ड ओवरव्यू में तो आपकी प्रोफाइल पे टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री कौन सी बेस्ट जानी चाहिए, ये मेरे सजेशन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपसे जनरल ऑक्यूपेशन को लेके एक्चुअली, क्योंकि वो भी लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में फंस जाते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जनरल ऑक्यूपेशन से जैसे HR आ गया, या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, इस तरह के जितने भी रिलेटेड ऑक्यूपेशन हैं। अच्छा, तो उनको नॉन IT हो गया, नॉन टेक्निकल, ओके। सो नॉन टेक्निकल ऑक्यूपेशंस लाइक HR या फाइनेंस के अंदर कोई बैंकिंग सेक्टर हो गया, या फिर टीचर्स हो गए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ठीक है। तो ये जो ऑक्यूपेशंस हैं, देखो इन ऑक्यूपेशंस में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर साफ नो रिक्वायरमेंट है, साफ वी डोंट रिक्वायर देम, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमी। जब इकोनॉमी अच्छी चलती है तो सारे सब कुछ चाहिए। आप सोचो साहिल, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें HR ना हो? नहीं। कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर ना हो, या ऑपरेशंस में ना, ऑपरेशंस के तो काम नहीं चाहिए, या सेल्स ना हो। हम लोग सजेशन उनको देते हैं कि ये टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके कुछ ऑक्यूपेशन ही नहीं है कंपनी के अंदर, ये तो पॉसिबल नहीं है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर उनके पास में अबंडेंस में वो लोग लोकली अवेलेबल हैं सपोज, तो फिर उस कंट्री में अप्लाई करने का कोई लॉजिक नहीं है। जैसे US है, वहाँ पे अबंडेंस में लोकल लोग नॉन टेक्निकल प्रोफाइल लेकर के घूम